क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्राणियों का वर्गीकरण। एक्चुअली क्या है कि अभी शुरुआत में सारी चीजें जो लोग एक हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट से जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो किसी मकान को बनाने के लिए एक फाउंडेशन बनाया जाता है ना, फाउंडेशन न्यू। तो अभी ये समझ किया जाता है कि अभी आप बेसिक चीज़ नहीं मालूम, तो फाउंडेशन डेवलप किया जाता है। फाउंडेशन के बाद में धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन विदाउट फाउंडेशन के क्वेश्चन आपने नहीं निकली बचे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में हम लोगों ने अब तक जो हमने यही बताया कि एनिमल्स का पहला फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ, दूसरा कोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, और एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा एक क्लासेस करा रहे थे हम। क्या क्या है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एलिस, मैमल्स। मेरे ख्याल से सारे फाइलम्स के कुछ कुछ पॉइंट्स पता तो चल रहे थे। हमने प्रोटोजोआ कराया, कोरीफेरा कराया, ये सारे करते हुए कहाँ तक आ गए थे, हम कॉर्डेट्स पे आ गए थे। अब कॉर्डेट्स में भी फंक्शंस कराएंगे। इसमें कितने चैम्बर हैं, आर्ट्स के 2 चैम्बर हैं। सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल, ये कोल्ड ब्लडेड है कि वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड। इसमें कितने चैम्बर, 3 चैम्बर। तो डी ऑफ सिंगल सर्कुलेशन होगा कि डबल, सिंगल। कैसा है ये, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। ये कितने चैम्बर है, 3.5। एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल। अगर वो 4 है, सिंगल सर्कुलेशन की डबल, सिंगल। कोल्ड ब्लडेड की वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। और बर्ड्स के कितने चैम्बर, 4। किस तरह का है, वातावरण वार्म ब्लडेड है कि कोल्ड ब्लडेड है, कितने चैम्बर है, 4। कितने सिंगल सर्कुलेशन की डबल, इसका क्या है, जिसमें भी चैम्बर है, सर्कुलेशन है। 100% एक सवाल इसी से मिल जाएगा। ये अभी आपने बताया, बाहर नहीं जाना, आप आए वो सवाल उठा के देखिए, आपको लाइफ मिलेगा। इसलिए पहले फाउंडेशन डेवलप कर लिया जाए, उसके बाद फिर। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, सर लास्ट ये डोडो बताए थे सर। डोडो, इसका चिड़िया हो गई, चिड़िया हो गई, मैं उसमें जाते हैं, ठीक है। उसका करा करके उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे। देखिए मैमल्स, क्या चीज, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम बायोडायवर्सिटी पढ़ रहे थे तो बायोडायवर्सिटी में किसी प्रजाति की विलुप्त के कारण का हमने 4 पार्टिकल्स बताए थे। तो 4 पार्टिकल्स में क्या क्या थे, पर्यावास। वैसे पर्यावास बार बार पूछा जाता है, किसी प्रजाति को खत्म होने के लिए, बायोडायवर्सिटी को खत्म होने के लिए एक काम क्या होता है, पर्यावास का हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होता है, एलियंस आता है, को एक्सटिंक्शन होता है, उसी सब जगह पे लगाई जाती है। इसीलिए कांसेप्ट तो हर जगह अप्लाई होगा ना, ये चीज है। हंटिंग हो जाती है बहुत ज्यादा कर लेते हैं, उससे वो भी एक कारण हो जाता है। तो अब मैमल्स में लिख लीजिए, मैमल्स
मैमल्स को लिखिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। त्वचा पर रोम होता है, त्वचा पर रोम या बाल। दांत विषम दंती होता है, दांत विषम दंती, हेक्टोडॉन्ट्स। स्थनियों में, मैमल्स में सात ग्रीवा पाई जाती है, सेवन ग्रीवा पाई जाती है। अभी बताता हूँ। मैमल्स में देह गुहा डायफ्राम पाई जाती है, डायफ्राम। इनमें देह गुहा डायफ्राम, डायफ्राम पाई जाती है। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे कैसे आया, आपको सवाल आए इसमें किस तरह से आया। मैमल्स के आरबीसी में, मैमल्स यानी मैमल्स का मतलब स्तनी में, स्तनी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट सिवाय। ये कई बार पूछा जाता है किस मैमल्स के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और ऊंट, लामा भी उस ऊंट की तरह से होता है। ठीक है, ऊंट में केंद्रक पाया जाता है। लिख लीजिए, मैमल्स में स्तनी में 12 जोड़ी 12 पेयर क्रैनियल नर्व्स, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। प्रोटोथीरिया को छोड़कर, प्रोटोथीरिया को छोड़कर सभी जंतु वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी समतापी होते हैं। समतापी होते हैं। आगे लिखिए, सभी मैमल विविपैरस होते हैं, विविपैरस यानी जरायु, बच्चे देने वाले, सिवाय प्रोटोथीरिया को छोड़कर, सिवाय एक्सेप्शन प्रोटोथीरिया। अपवाद में इसका मतलब क्या समझे आप? मैमल्स क्या देता है? बच्चे देगा। कौन मैमल बच्चे नहीं देगा? ये आइए फिर वही प्रोथीरिया, ये प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया, ठीक है। आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? सिवा ठीक है। लिखिए आपने, लिख लीजिए, मैमल्स में पसीने की ग्रंथि पाई जाती है। 4 चैम्बर हार्ट लिख लीजिए, जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
जितने मैमल्स हैं पूरी दुनिया में उनको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, यहाँ से सवाल यूपीएससी को पूछा था प्रोटोथीरिया, वही जो अभी लिखा रहे थे। लिख लीजिए प्रोटोथीरिया में लिखिए प्रारंभिक स्तरीय है। प्रोटोथीरिया हाँ, प्रारंभिक पहले सबसे पहला मैमल्स होता है प्रारंभिक स्तरीय है। ये ओविपैरस होता है। ओविपैरस का मतलब अंडे देने वाला। हमेशा मैमल क्या होता है, बच्चे देता है ना। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चूहे सब बच्चे देते हैं ना। लेकिन कुछ मैमल्स हैं जो बच्चे ना दे करके अंडे देते हैं, ये भी आज है, ठीक है। यही सवाल पूछा है कई बार। दूसरी बात, मैमल कैसा होता है? मैमल्स कोल्ड ब्लडेड होता है कि वार्म ब्लडेड होता है? वार्म ब्लडेड। प्रोटोथीरिया कोल्ड ब्लडेड होता है। ये पूछा गया है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड समझ रही हैं आप? ठीक है। जो नहीं आया तो पूछ, अगर नहीं आता पूछ ले, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड है। लिख लीजिए टीट्स। टीट्स टीट का मतलब है मैमरी ग्लैंड्स के ऊपर जो एक बल्जिंग लाइक लोब्यूल्स स्ट्रक्चर्स होता है, वो इस टीट्स जो होता है मैमल्स में एब्सेंट होता है। जो मैमरी ग्लैंड्स होती है, मैमरी ग्लैंड्स जहाँ से बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, वो निपल्स को टीट्स बोलते हैं। ये टीट्स मैमल्स में नहीं पाया जाता है। इस वाले इसमें प्रोटोथीरिया में सारे पाया जाता है। इसीलिए सवाल पूछा जाता है कि मेमोरी ग्लैंड इसमें नहीं पाई जाती है, मोस्टली प्रोटोथीरिया में नहीं पाई जाती है, ठीक है। जबकि मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, इसलिए पूछा जाता है। इसमें लिख लीजिए एग्जाम्पल, इसका क्या होना है? किडना, पूछा गया है एग्जाम्पल, कौन सा मैमल बच्चे ना देकर क्या देगा? अंडा देगा। जाहिर सी बात है, मैमल हमेशा बच्चे देते हैं ना, लेकिन कौन सा मैमल है जो अंडे देता है? प्रोटोथीरिया। एग्जाम्पल दे दिया गया किडना या डकविल प्लेटिपस। कौन सा मैमल? देखो मैमल्स हमेशा क्या होता है, वार्म ब्लडेड होता है ना। पूछेगा कौन सा मैमल कोल्ड ब्लडेड होता है? तो प्रोटोथीरिया। ये सब आईएएस के सवाल आए थे, ठीक है। लिख लिया आपने? डकविल प्लेटिपस के बारे में लिख सकते हो थोड़ा सा? डकविल प्लेटिपस लिख लीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता है। कौन सा? डकविल प्लेटिपस। डकविल प्लेटिपस। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे बगल में छोटा सा एक वो है तस्मानिया, ठीक है। किडना के बारे में लिख लीजिए। किडना दूसरा है किडना, ये बिल बनाकर रहता है। ये चीटी घोर होता है। स्पाइनी एंड फीचर्स। चीटी घोर, स्पाइनी एंड
ईटर कहा जाता है इसको, स्पाइनी एंड ईटर था ये कितना, ठीक है। ठीक है, कितना में एक विष ग्रंथि पाई जाती है इसके पैर में, विष ग्रंथि हो सकता है किस पैनल में विष ग्रंथि पाई जाती है, किडना में। ठीक है, पैरों में होता है सर इसका। अब लीजिए मेटाथीरिया लीजिए, मेटाथीरिया ये देखिए ये कैसा है, ओविपेरस। ओविपेरस। सवाल कई बार आया हुआ है, ओवो विवी पैरस होता है, इसका मतलब है अंडे भी देता है, अंडे देता है, बच्चे देता है। कैसे देखिए होगा, जब आप डिस्कवरी देखते होंगे, जब उसी कंगारू को कोई जानवर मतलब दौड़ा रहा होता है, तो दौड़ते दौड़ते अचानक वो अपने थैले से बच्चे को निकाल देता है। अब निकालता है तो वो भी दौड़ता है बड़े स्पीड से। क्या होता है कंगारू में, जैसे ये इसका हुआ शरीर है, तो इसी शरीर के अंदर एक थैली होता है जिसको बोलते हैं मार्सुपियम। मार्सुपियम ये थैली में क्या होगा, ये अपने शरीर से अंडा देगा और इसमें आएगा, और इस थैली के अंदर क्या होगा, जैसे मुर्गी बच्चे को सेती है और कंगारू के अंदर इसकी सुटेबल टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर एग से फिर क्या होगा, बच्चा बाहर निकलता है और यहीं पर अपनी माँ के इस मार्सुपियम में पड़ा रहता है, बिल्कुल वेल डेवलप। उसके बाद क्या होगा कि जब कोई शत्रु किसी कभी का दौड़ा रहा होता है, तो चूंकि ये माँ दौड़ रही होती है, इसको भी लेके दौड़ रही होती है, तो होता क्या है कि भारी की वजह से इधर भी दौड़ नहीं पाती, तो उसी दौड़ते वक्त इसके थैली से बाहर निकाल देता है, तो ये भी इसी स्पीड से दौड़ती है। अब देखो पहले अंडा दिया, फिर चिड़िया बाहर निकाली। तो इसीलिए पूछा जाता है ओविविपेरस कौन होता है, तो ओविविपेरस कौन होता है, कंगारू। कंगारू। इसका एग्जांपल कंगारू। एग्जाम्पल इसके लिख लीजिए, बैक्टीरिया का और भी बैक्टीरिया पहला लिखिए कंगारू, ठीक है। अपोसम, अपोसम ये भी कंगारू की एक प्रजाति है, अपोसम ये यूएसए में पाई जाती है। कंगारू कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया। कहते हैं कंगारू नहीं पाई है, ऑस्ट्रेलिया। अब लिखिए यूथूरिया, यूथूरिया दो था ना, प्रोटो बेटा और यूथूरिया लिख लीजिए, यूथूरिया। इसमें पूर्ण विकसित और बुद्धिमान स्तनधारी पैदा होते हैं, पूर्ण विकसित स्तनधारी होते हैं। भ्रूण और शिशु का पोषण, भ्रूण और शिशु का पोषण प्लेसेंटा में होता है। ये कैसा होता है, विविपेरस बच्चे देना।
कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेटेड टू एंड कॉम्प्लेटेड। कॉम्प्लेट। कॉम्प्लेट लिख लीजिए, बिल्कुल सही है। अब लिख लीजिए इसमें कौन से आएंगे, सारी जितने गाय भैंस जितना पे मैं आएंगे सब लिख लो। डॉल्फिन लिख लो, गंगा की डॉल्फिन भी लिख लो। जो लगता है कि नहीं होगा उसका हम बता रहे हैं, इस सवाल पूछा जाता है। गंगा की डॉल्फिन क्या है? मैमल है ना। दूसरा लिख लीजिए छछूंदर श्लूज, जो थीलिया में आता है। खरगोश लिख लीजिए, मनुष्य लिख लीजिए, वैल लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करिएगा कि ये करीब हो गया। अब ऐसा करिए कि एक पेज में कुछ फैक्ट होने वाले थे, नोट्स बना लीजिए, फैक्ट्स नोट लीजिए और फैक्ट सारे ओवरऑल का थोड़ा बहुत थोड़ी सी मोलस्का के बारे में थोड़ा सा फैक्ट लिखाना था। लिखिए मोलस्का के बारे में, लिखिए पाइला, घोघा जिसे बोलते हैं, घोघा। पाइला के बारे में घोघा लिख लीजिए। ये कठोर कवच से ढका होता है और शाकाहारी होता है। कठोर कवच से ढका होता है, शाकाहारी होता है। दूसरा लिखिए सीप। सीप, सीप को यूरियो कहते हैं। यूरियो, सीप, यूरियो, ये भी मोलस्का का है। इसमें लिख लीजिए ये मांसाहारी होता है और फिल्टर फीडर होता है। फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडर होता है, यानी जो पानी आता है इसको फिल्टरिंग करके छान करके करता है, छान देता है। आया है? उस सब बहुत सारे अलग अलग फिल्टर फीडर होता है। लिख लीजिए इसमें यूरियो फिल्टर फीडर होता है। इसीलिए फिल्टर फीडर जीव को, फिल्टर फीडर जीव को फिल्टर फीडर जीव को पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। ये आईएएस में पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर किसे कहते हैं। तो जो भी जीव फिल्टर फीडर होते हैं उनको पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहते हैं। तो ये भी तो फिल्टर फीडरिंग कर रहा है, ठीक है। अब नीचे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के बारे में देखो। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का लिखिए ये डेविल फिश, डेविल फिश, इसके बारे में लिखिए। ये समुद्री मांसाहारी जंतु है, समुद्री मांसाहारी जंतु है। इसमें कवच नहीं होता है, यही बात पर पूछा गया है। इसमें किस मोलस्का में कवच नहीं पाया जाता है? ऑक्टोपस में क्या है? कवच नहीं पाया जाता है। और चूंकि ये क्या है? मांसाहारी है। कितनी भुजाएं होंगी ऑक्टोपस की? 8 भुजाएं लिखी थी, 8 भुजाएं होती हैं और प्रत्येक भुजा पर चूषक पाए जाते हैं, चूषक। अगर आपकी सीपिया लिखे, सीपिया, सीपिया, इसको क्या बोलते हैं? कटल फिश दिखाया कि नहीं दिखाया? कटल फिश, सीपिया। इसमें लिखे 10 जोड़ी भुजाएं होती हैं,
10 जोड़ी भुजाएं होती हैं। इसकी भुजा पर 20 शकर पाए जाते हैं। इसकी भुजा पर 20 शकर पाया जाता है। लिखिए, कवच शरीर के अंदर पाया जाता है। कवच शरीर के अंदर पाया जाता है। समझ रहे बात? कवच शरीर के बाहर नहीं पाया जाता है, शरीर के अंदर पूछा, यही पूछा जाता है किस मोलस्का के अंदर, शरीर के अंदर कवच पाया जाता है। तो क्या बताओगे, किस मोलस्का के कवच नहीं पाया जाता है? इसमें लिख लीजिए, इसके अंदर सीपिया के अंदर इंक ग्लैंड पाई जाती है। इंक ग्लैंड, इंक क्या होती है? स्याही। स्याही क्या होती है? होता क्या है, ये इसके अंदर एक ग्लैंड होती है, इंक ग्लैंड। उसमें क्या करता है कि जैसे कोई शत्रु आया तो शत्रु को चकमा देने के लिए क्या करेगा, ये अपनी इंक ग्लैंड से रोशनाई निकाल देगा और बहुत सारा वहाँ धुंधला हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा पूरा, और वहाँ चकमा देगा। तो ये अपने शत्रुओं से बचने के लिए इंक ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है इंक ग्लैंड कैसे पाया जाएगा, क्या बताओगे? सीपिया। और तो मेरे ख्याल से तो अब आ जाते हैं, ये खत्म हो गया। अब हम लोग एक पाचन सिस्टम शुरू करते हैं। ठीक है, पाचन सिस्टम फिल्टर फीडर एक्चुअली क्या होता है कि जंतुओं, बहुत सारे जंतुओं के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, उनके शरीर के जो पानी जिससे अंदर जाता है तो उसमें बहुत सारे जाले बने रहते हैं, फिल्टरिंग पानी से पहले। तो कोई भी बड़े चीज, कोई शत्रु या कोई भी फिल्टर फीडर में वो छान कर दी जाए इस तरह से है। तो इसीलिए पूछा जाता है, बहुत सारी मछलियां हैं वो फिल्टर फीडर्स हैं, और जिस भी जीव के अंदर, अगर जो भी जीव अगर पानी के अंदर फिल्टरिंग करके करता है, कोई भी चाहे लैंड हो चाहे पानी हो, उसमें फिल्टरिंग कहता है, फिल्टरिंग करके करता है, तो उसको पारिस्थितिकी का इंजीनियर कहा जाता है, इंजीनियर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अब आप लिखिए डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आहार नाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। देखो मेरी बात, बहुत ध्यान से ये पानी की बोतल पानी की बोतल, बहुत ध्यान सुनिए। जैसे हमने देखा कि हम कोई भी चीज खाते हैं, चाहे हम खाना खाते हैं, चाहे हम फ्रूट खाते हैं, जो भी खाते हैं, जो चीज खाते हैं उसका डाइजेशन होना। डाइजेशन का मतलब
जैसे डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? पाचन का मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे इकाइयों के रूप में तोड़ना, एंजाइमों के माध्यम से भोजन का जो लार्ज पार्टिकल जो है फूड उसको स्मॉल पार्टिकल में जैसे हमने कहा कि आपने खाना खाया, आपने खूब पूछ लिया, आपने पूछ लिया, इसका मतलब आपका खाना इतना बड़ा बड़ा था और जब पूछा तो महीन हो गया, पेस्ट हो गया, तो क्या डाइजेशन हो गया? नहीं। एंजाइम एंजाइम सब के सर तो इसके एंजाइम क्यों डाला जाए? वो सर जो उसमें न्यूट्रिएंट्स रहता है। देखो मेरी बात सुनो, डाइजेशन का मतलब हुआ कि जो भी आप खाना खाते हो, जैसे आपने खाया रोटी, आपने खाया कार्बोहाइड्रेट्स, आपने खाया फैट, आपने खाया वाटर, मिनरल्स, ये सब तो खाओ, विटामिन क्या आ रहे हैं? शुगर भी खाते हैं। शुगर या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स, विटामिन ये तो खाया। डाइजेशन केवल इसका तीन का पानी एज सच हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, मिनरल्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, विटामिन एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखो प्रोटीन का डाइजेशन होने का मतलब क्या हुआ? अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट पर टूट जाना, अमीनो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट सबसे छोटे यूनिट पर टूट जाना। किस में टूट जाना? ग्लूकोज ठीक है। फैट का फैटी एसिड, डाइजेशन का मतलब होता है कि जो फूड है, आप कोई भी चीज खाना खा रहे हो, बिस्किट है, नमकीन है, जो भी खा रहे हो, तो आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर ये सब तो खा रहे हो। डाइजेशन इन तीनों का होगा। डाइजेशन का मतलब हुआ कि किसी जो मॉलिक्यूल्स है, इसके मॉलिक्यूल्स अपने बेसिक यूनिट को टूटना। समझिए पहली बात, डाइजेशन का मतलब ये हुआ आप जब टूटेंगे तो इन्हीं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होता है, यही तो हमारे कोशिका के अंदर एंट्री करेंगे और कोशिका के अंदर एंट्री करने के बाद तभी तो हमें ऊर्जा देंगे, हमारे शरीर का निर्माण कराएंगे। समझ गए बात? अब देखो मेरी बात, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और ये चीज, ये किसी मशीन के अंदर ही तो खाना जाएगा। पहली बात तो ये है, मशीन के अंदर जाएगा और मशीन के अंदर खाना जाने के बाद वहां पर कुछ डाला जाएगा तोड़ने के लिए, जैसे पिसाई होती है। तो पहली बात तो कोई चीज है, पहली बात उस मशीन के अंदर डाली जाएगी और मशीन के अंदर डालने के बाद फिर उसके बाद उसमें केमिकल डाल करके उसके बेसिक यूनिट को तोड़ा जाएगा। क्योंकि ये जो टूटेगा, इसमें जो टूटेगा वो किसी एंजाइम केमिकल की वजह से टूटेगा। तो जो चीज डाला जाता है वो एंजाइम, और जहां पर जो वो सारी मशीन जहां पर इसकी पिसाई होती है, यानी ये इसमें टूटेगा तो किसी मशीन के अंदर टूटेगा ना। वो मशीन क्या है? आहार नाम। किसी कोई दिक्कत? देखो कोई भी जीवधारी अपना खाना खाता है और खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, वाटर लेगा। ये जो शरीर में लेता है और जो खाद्य पदार्थ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसको क्या किया जाएगा? डाइजेशन किया जाएगा। डाइजेशन का मतलब इसको सबसे बेसिक यूनिट में तोड़ा जाएगा।
तोड़ने के लिए दो चीज जरूरत होती है, जिसमें रखा जाएगा तोड़ने के लिए वो मशीन क्या है? एलिमेंट्री आहार नाल है। और जिससे तोड़ा जाएगा जो केमिकल है वो ग्लैंड, और ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम। अब यहाँ पर कुछ हार्मोन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, वही हम लोग को आधारभूत समझ गए। देखिए हमारी ये सेल है, यहाँ पे इस सेल को भी हमने खाना खाया, हमारे पेट पे खाना गया, पेट खाना खाने के बाद हमको ऊर्जा हमारी हाथों में लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि जो खाना खाया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसका डाइजेशन हुआ है। डाइजेशन कहाँ हुआ है? हमारी आहार नाल। आहार नाल वो मशीन है, और मशीन के अंदर जिस केमिकल को डाल करके इन तीनों को इसमें तोड़ा गया है वो क्या है? भाग लिया। अमूमन ये लेता है कि ये कुछ रिएक्शन को तेज करने के लिए ये चीज इस्तेमाल होता है। समझिए बात? सरसों कराने जाओगे तो सरसों एक टुकड़ा है, उससे तेल निकालोगे तो मशीन, किसी मशीन में जब डालोगे तो हम लोग भी जो खाना खा रहे हैं तो मशीन यही तो है, यही तो मशीन है। इस मशीन के अंदर सरसों जो पेराई होगी, थोड़ा तेल, थोड़ा पानी में डाला करते हैं, थोड़ा बहुत डालेंगे, क्यों? उस पेराई के लिए रिएक्शन की तेज बढ़ जाती है। समझ गए बात? तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं, क्या है ये चीज। ठीक लीजिए, अब लिख लीजिए मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल और उससे जुड़ी ग्रंथियों से बना होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, किसका बना होता है? आहार से जुड़ी ग्रंथियों से और उससे जुड़ी जुड़ी अब सवाल उठता है कि आहार नाल क्या है? बताइए, कौन बताएगा? देखिए, जैसे आपने देखा ये मूलक बाहर नाल देखो, हमारा माउथ से शुरू होगा और एनस, ये हमारा पूरा आहार। समझ रहे बात? अब देखो मेरी बात, माउथ टू एनस, तो आहार नाल, अब देखिए आहार नाल में मुख गुहा, बक्कल कैविटी, आहार नाल मुंह जो है, आहार नाल में मुंह गुहा, ये पूरा सिस्टम है। ग्रसनी, फारिंक्स, और इसोफेगस। इसोफेगस का मतलब ग्रास नली, आमाशय,
छोटी आंत और बड़ी आंत की बनी होती है। छोटी आंत बड़ी आंत की बनी होती है। यकृत और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय यानी पैंक्रियास आहार नाल से जुड़ी पाचन ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय आहार नाल से जुड़ी ग्रंथियां पाचन मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम में दो हिस्से हैं, एक तो एलिमेंट्री और दूसरा अब आहार नाल को डायरेक्टली डिफाइन करना जरूरी है क्योंकि यहाँ से सवाल आपको पूछा जाता है। आहार नाल क्या पहला क्या है? माउथ। दूसरा क्या है? फैरिंक्स, ईसोफेगस, चौथा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का बना होता है। ये ऊपर आहार नाल। पहली बात ध्यान रखिए, इस चीज को क्लियर कट पढ़ते चले जाइए, कोई बताते चले जाएंगे, एक एक चीज नई चीज आती है। डाइजेशन सबसे पहले खाना हम लोग मुंह में लेते हैं और उसको चबाते हैं, तो डाइजेशन का स्टार्ट शुरू यहाँ हो गया। देखिए, ये जब खाना खाते हैं तो खाना किसी गले से गुजर रहा है और जब सांस लेते हैं सांसें भी किसी गले से जा रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस गले में आधे ऊपर देखिए, अभी दो बनाया ना ये, माउथ में खाना जब आएगा माउथ से निकल नीचे आएगा और एयर भी नीचे आएगी। तो फेरिंक्स एक पार्ट ऐसा है, फेरिंक्स ये कॉमन पैसेज है, कॉमन रास्ता है किसका? फूड और एयर दोनों। फूड और एयर का कॉमन पैसेज पूछा जाता है कौन है, तो क्या बताओगे? फायरिंग। यही सवाल कई बार इसे इसको पूछा है कई बार कि लोग सांस लेते हैं, यही सिखाया जाता है, तो खाना भी इसी गले से जा रहा है और हवा भी जा रही है। तो कौन सा हिस्सा गले का है जिसमें हवा यानी एयर और खाना एक ही नली से पास हो रहा है, तो क्या बताओगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। अब नीचे आया, नीचे दो नली है, एक है ट्रैकिया पैकेट नली है और एक ये नली है जिसको बोलते हैं ईसोफेगस में खाना जो आएगा वो किस में जाएगा? ईसोफेगस में।
और ट्रैकिया में क्या जाएगा? एयर। भाई सांस हम ले रहे हैं तो जो हवा जो जा रही है वो किस नली से जा रही है? ट्रैकिया। ये जो इसके बिल्कुल बगल में देखो, और बगल वाला है इसोफेगस, इससे खाना जाएगा। तो दो नली है गले में, एक ट्रैकिया है, ट्रैकिया में क्या जाएगी? वायु। और खाना किससे जाएगा? ग्रास नली में इसोफेगस। अब समझ के बाद और सवाल पूछता है कि कौन सा जगह है जहां पर खाना और एयर कॉमन जगह रास्ता है? समझ गए बात? अभी तो इसके स्ट्रक्चर को पूरी तरह कर लो तभी आपको फाइनल मिलेगा। अब देखिए इसोफेगस में आया, कहां पे आएगा? मेरी बात सुनो, इसोफेगस के बाद क्या चीज पूछ रहे हैं? बोलिए, पूछिए, कोई बात पूछिए। नहीं पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है, सब क्लियर है ना भाई? और मैग्नीफाई कर दें, ये मान लिया आपका ये इतना चौड़ा था तो आपका इसोफेगस ये है, और इसी के बगल में एक नली और क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया और इसोफेगस। ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है? फायरिंग्स। ठीक है, समझ आए? अब देखो, माउस से खाना आया, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम खाने वाले हिस्से की बात करेंगे। माउस से आया कहाँ? फायरिंग्स के बाद आया कहाँ? फिर उसके बाद खाना कहाँ आएगा? और हवा कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगा। दो बार टूट जाएगा, एक लंग्स में जाएगी। समझो, हम चूंकि डाइजेस्टिव पढ़ रहे हैं ना, इसमें आई स्टमक में, स्टमक के बाद फिर किसमें आएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर अब सवाल उठता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट से मिलकर बना होगा? ये सवाल पूछा गया। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या पार्ट है? कैसे पता लगा है? सब पेट से अंदर है, आपकी अंदर है। दिक्कत तो ये है ये पहले क्लियर करो, फिर डाइजेशन होगा। ये डायरेक्ट पूछा कितने पार्ट का बना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन? इस तीन को देख कर ना अंदाजा लगाना, 3 पार्ट का बना होता है। डियोडीनम, जेजुनम और समझ के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट का बना हुआ है? डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन कितने पार्ट का बना हुआ है? ये भी 3 पार्ट का बना होता है, सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम का टर्मिनल पार्ट जो होता है वही एनस होता है। समझ गए बात? स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट हुए? क्या है? डीजे आई गाना बजाने वाला डीजे होता नहीं। डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। दूसरा लार्ज में सीसीआर, सीकम, कोलन, रेक्टम।
आप समझ गए? पहली बात तो सवाल यही पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है? 3 ये दे देगा और 1 उठा करके यहाँ दे देगा, कोई भी सीकम दे दिया। क्या बताओगे? ठीक है, पर देखो मेरी बात, शुरू से देखते हैं इस तरह से। सबसे ऊपर क्या रहेगा? उसके बाद फैरिंग्स भी तो रास्ता काम वैसा आया है। फैरिंग्स उसके बाद इसोफेगस अपने बताओ किस स्पीड से? इसोफेगस के बाद स्टमक, बहुत सही। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को भी तोड़ दो। देखो पहले कर लो स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जो सीक्वेंस है इंटेस्टाइन का वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन आएगा? दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। अब क्या आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें डेंडुलम, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम और सीकम, कोलन और फिर रेक्टम, ये पूरा सारे अंग का सीक्वेंस है, ध्यान रखिएगा। माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कोलन, रेक्टम, ये सीक्वेंस पूरा बन के आता है। 3 जो है ये क्या है? स्मॉल। 3 क्या है? लार्ज। सवाल कैसे पूछा है? 3 पार्ट ये दे दिया और 1 पार्ट यहां ले आएगा, पूछेगा इसमें ऑड कौन है, विषम कौन है? तो जाहिर सी बात है 3 जो है वो लार्ज के पार्ट है और 1 इसका पार्ट जो होगा वो तो विषम होगा। या पूछ ले 3 ये दे दे, 1 इसका डाल दे बीच में, पूछेगा कौन विषम है, तो जो इसका होगा वो दे देगा। सवाल इस तरह पूछ सकता है कि 3 ये दे दे, 1 ये दे दे, कहेगा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कौन है। अब आप समझ गए कि हम लोग के शरीर के अंदर ऊपर से नीचे तक जो भी पार्ट है ये है एलिमेंट्री, पूरी ये क्या चीज है आपका? एलिमेंट्री कैनाल। समझ के बाद ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल, समझ के बाद कि नहीं समझे? ये वही मशीन है, ये वही मशीन है जहां पर पूरा खाना जो है क्या होगा, उसको सिंपलेस्ट यूनिट में तोड़ा जाएगा। ये मशीन है केवल, पूरी मशीन तो है ना, ये पूरी मशीन। ये बात क्लियर हो गई? अब देखते हैं, हटाएं इसको। किसी कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत तो बहुत फ्रैंकली पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं समझ आई? नहीं आई? कहाँ ले जाओ? तेज ह्यूमन में? अरे भाई डायग्राम में मैंने यही तो बताया कि जैसे ये मनुष्य यही तो होगा, जैसे एक मोटा मोटा खाका हमने बनाया, वो मनुष्य है और इसकी गर्दन ये है, गर्दन के ऊपर क्या खोपड़ी रखी हुई है, इसी को रहेगी। एक आपने यहीं से तो खाना खाया, खाना खाने के बाद आएगा, इसी
मुंह से खाना खा रहे हैं तो नीचे जा रहा है, इसी नाक से हवा ले रहे हुए तो नीचे जा रहा है। तो पहली बात, तो कुछ जगह ऐसी होगी जो दोनों की कॉमन होगी, हवा और खाने का। वो हवा और खाने का कॉमन रास्ता कौन सा है? ये सवाल भाई तो पूछोगे। नीचे आएगा खाना, किसमें जाएगा? स्टमक में जाएगा, ये पेट में। अब पेट के नीचे क्या जाएगा? आंख होती है ना। अब आंख तो अंदर है, बाहर बाहर निकाल के दिखाए वो चीज है। अब देखिए, आंख दो प्रकार का हुआ, क्या बताया? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से पार्ट? ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं? सीकम, कोलन, रेक्टम। वो रेक्टम एनस का एक्सटेंडेड पार्ट है उसका, सीकम, कोलन, रेक्टम हो गया, ठीक है। वो चीज ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कोलन, रेक्टम, ये पार्ट हो गया। तो और लास्ट में जहां से हम लोग उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं, वही रेक्टम का एक्सटेंडेड पार्ट एनस है। तो ये चीज हो गया। तो अब समझ आई बात? ये पूरी मशीन है, हमारे सिस्टम की पूरी मशीन है, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उसको खाना जो खाना खाते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पोषक तत्वों को लेकर के हमें शरीर के अलग अलग भागों में, सारी कोशिकाओं में पोषक तत्व को पहुंचाना। ये तो हुई बात। हटा दें, किसी कोई दिक्कत? समझ आई बात? नहीं आई आपको? सेकंड नंबर, अरे आप ही, हाँ किसी कोई दिक्कत हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। समझ आ रहा है ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखो मेरी बात, ये भुजाएं हैं और ये अब ये पूरी मशीन यहां से यहां तक पूरा आपने बताया। अब सवाल उठता है कि खाना खाया यहां पर, डाइजेशन हुआ यहां पर, और आपकी भुजाओं में ताकत लग रही है उंगलियों में। आपने खाना खाया यहां पर, डाइजेशन हुआ एलिमेंट्री कैनाल में, और फिर आपने कहा अब हमारे आंख में रोशनी आ गई, पहले अंधेरा छा गया था। क्यों? जब भूख बहुत देर से होती है तो क्या कहते हैं? ये चक्कर आ गया भैया, अंधेरा छा गया था। और जब खाया संतरा जूस हो, आप चमक आइए होता है ना। तो सवाल उठता है कि खाना सब आपने यहाँ खाया, आप यहाँ ताकत कैसे महसूस अब देखो मेरी बात, कोई पार्ट ऐसा बताइए जहां पर खून न दौड़ता। नाखून क्यों नहीं दौड़ता? नाखून जड़ से उछाड़ो। ये तो बाहरी बाल के जड़ को उखाड़ो तो क्या दर्द नहीं होगा? नाखून के जड़ों को उखाड़ो तो दर्द नहीं होगा। ब्लड यहाँ ब्लड तो नहीं होता। ये नाखून का उभरा हुआ पार्ट है, लेकिन देखो जड़ों से ही किसी चीज का वजूद होता है। सप्लीमेंट तो पहुंचता है उसके पास। अगर सप्लीमेंट ना हो तो ये बाहर नहीं जाएगा। भाई किसी भी आर्गन का, किसी भी चीज का जो एग्जिस्टेंस का वजूद होता है वो कहाँ होता है? उसकी जड़ें होती है ना। अगर मान लिया इस नाखून को सप्लाई ना हो तो क्या नाखून बढ़ेगा? और नाखून को सप्लाई कौन दे रहा है?
ब्लड, और ब्लड अपने अंदर से क्या चीज दे रहा है? खाना दे रहा है, सप्लीमेंट। और खाना कहाँ से आया है? खाना यही से तो आया है। यदि आपकी नाखून जो बढ़ रहा है, वो नाखून की जड़ों में अगर ब्लड ना पहुंचे, तो ब्लड पहुंचने का मतलब हुआ कि वो ब्लड नाखून की जड़ों को खाना दे रहा है, और खाना देने का मतलब है ये खाना आया कहाँ से? डाइजेशन से आया है। तो ध्यान दीजिएगा, शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड की सप्लाई होती है। अब ये इंटेस्टाइन है, इसकी दीवारों में भी महीन महीन कैपिलरीज होंगी, महीन महीन केशिकाएं होंगी, जिसमें से ब्लड फ्लो करेगा। हल्का सा काट और ब्लीडिंग होती है ना, जी सर। महीन महीन धागे नुमा संरचना होती हैं, जिससे ब्लड कैपिलरीज उसी ब्लड से जो है खून बहता है। अब देखिए, खाना जब खाया आपने, जब कंप्लीट डाइजेशन हो गया, डाइजेशन का मतलब सरल यूनिट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने सबसे सरल यूनिट पे टूट गए, ये मतलब हुआ। अब किसकी मदद से टूटे? अब देखिए, वो जो खाना सबसे सरल पदार्थों में टूटा, वो एलिमेंट्री कैनाल से रिस्क कहाँ चले गए? ब्लड में गए। और जैसे ही ब्लड के अंदर कोई चीज गई, ब्लड क्या करेगा? सारे शरीर में बताओ, कोई भी जगह ऐसा बता दो कि जहां खून ना बहता हो। बहता है ना? बड़ा यार मौसम की वजह से क्या होता है ना कि बोलना रहता है और जुकाम सही नहीं हो पाता। समझ के बात, जैसे ही खाना ब्लड के अंदर पहुंचा, ब्लड पूरे शरीर में जब दौड़ेगा और प्रत्येक कोशिका को क्या देगा? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को देगा कि नहीं देगा? और जब हम सांस लेते हैं, सांस जब लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जो जा रहा है, और ऑक्सीजन जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। लंग्स की दीवारों में भी ब्लड की वाहिनियां होती हैं, बड़ी बड़ी पतली वाहिनियां। यहाँ पर जो लंग्स है, इस लंग में ऑक्सीजन गया, ये क्या करती है? ये ब्लड की वाहिनियों में ऑक्सीजन छन के चला जाता है। कहाँ चला गया? ब्लड में चला गया। लंग आया, लंग में है, लंग से ऑक्सीजन कहाँ गया? ब्लड के अंदर चला गया। अब देखिए, ब्लड के अंदर दो चीज फ्लो कर रहा है, दो चीज बह रहा है। एक तो ब्लड के अंदर क्या बह रहा है? फूड, और दूसरा ये तो बह रहा है। और ये जो ब्लड जो है, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है शरीर के अंदर जहां पर ब्लड जा ना रहा हो। और जब क्या होगा, ब्लड हर एक एक कोशिका को, प्रत्येक कोशिका, लाखों उंगलियों में लाखों करोड़ अरबों कोशिकाएं, हर कोशिका को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को देता है, और CO2 और वाटर बनता है। अब फिर क्या होता है? ऊर्जा से ही हम कहते हैं हमारे आंखों में चमक आ गई भैया, हमारे हाथ में ताकत आने लगी। यही
ये ऊर्जा कहां से आई है? ये ऊर्जा यहां से टूट कर आई। ये प्रत्येक कोशिका के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर ये रिएक्शन होती रहती है। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बताओ बताओ। यही रियल श्वसन है। अब देखिए, रिस्पिरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या आपको दिख रहा है? ऊर्जा का रिलीज करना रिस्पिरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। केवल सांसों का अंदर लेना और बाहर निकालना रिस्पिरेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। रिस्पिरेशन का या श्वसन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऊर्जा का। अब समझिए बात। अब ये जो खाना पचेगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट के बाद ब्लड में जाएगा और ब्लड पूरे शरीर को पहुंचाएगा। अब दो पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहीं पर हम आपको बता देते हैं। किसी भी खाने का डाइजेशन, यानी डाइजेशन का मतलब पाचन, यानी प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को सबसे छोटी यूनिट में तोड़ना मतलब डाइजेशन। और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण। अवशोषण का मतलब आंतों से ब्लड के अंदर एंट्री करना। एब्जॉर्प्शन, ये कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। देखिए मेरी बात, किसी भी खाद्य पदार्थ का कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन समझ गए, एब्जॉर्प्शन भी समझ रहे हो ना? एलिमेंट्री कैनाल से, आहार नाल से खाद्य पदार्थों का ब्लड के अंदर एंट्री करना एब्जॉर्प्शन हुआ ना? क्योंकि जब तक ब्लड में नहीं जाएगा तब तक खाना आपका थोड़ी होगा। तो कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल समझ के बाद दूसरी बात है, यही तो बात है। पानी पिया आपने, मिनरल्स, पानी मिनरल्स वगैरह, वाटर का और मिनरल का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, यानी एलिमेंट्री कैनाल से शरीर के अंदर एंट्री करना, शरीर के अंदर एंट्री करना मतलब ब्लड के अंदर एंट्री करना, ये बड़ी आंत में होती है। कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? बड़ी छोटी स्टाइल में। और पानी का और मिनरल्स का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन क्या होगा? क्योंकि पानी का डाइजेशन थोड़ी होगा, टोटल अवशोषण जो होगा वो कहाँ होगा? अब समझिए बात, एकदम दिमाग खा कर बना लो। अगर आपका खाना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पचा, खाना नहीं पच पाएगा। कहते हैं भैया वो दस्त आ गया, कि नहीं पच रहा, खाना नहीं पच रहा। अच्छा देखिए, अगर किसी तरह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कोई फूड पॉइजनिंग हुई, तो हमेशा लूज मोशन होता है। ध्यान रखिएगा, अगर खाने पे फूड पॉइजनिंग किसी को हुई तो फूड पॉइजनिंग जैसे ही होती है तैसे ही जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होता है वो फंक्शन नहीं करता, और फंक्शन जो नहीं करेगा तो पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसलिए मोशन। अब देखिए, कहते हैं लूज मोशन बहुत ज्यादा हो जाने से क्या हुआ? कहते हैं कि मेरी कमजोरी आ गई। कमजोरी क्यों आ गई? क्योंकि दो चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, वाटर का और मिनरल्स का। और किसी भी क्रिया का जो दर बढ़ाती है, पानी को बढ़ा रही है, पानी आपकी बॉडी में जा ही नहीं रहा है,
मिनरल्स बॉडी में जा ही नहीं रहा है, सब बाहर निकल जा रहा है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन आपका काम करना। मेरी बात समझे? कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन खाने का कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और पानी और लवण का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब यहीं पर एक बात है, लार्ज इंटेस्टाइन पहले है कि स्मॉल पहले है? ठीक। अब देखिए, चलो अच्छा इसको पहले, अब पहले लिख लीजिए आहार से जुड़ी ग्रंथियां लिख दिया। अब लिख लीजिए भोजन का संपूर्ण पाचन, भोजन का संपूर्ण पाचन 5 भागों में होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन 5 भागों में बांटा गया है। देखो पहली बात मेरी बात पहला इंजेक्शन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, तीसरा चौथा एसिमिलेशन में बता रहा हूँ, जल्दी बता रहा हूँ। पांचवा एक्सक्रीशन। पहला लिख लीजिए इंजेक्शन का मतलब लिख लीजिए खाने को अंदर, जैसे आप खाना खाते हो तो पहले खाना तो मुंह में लोगे ना, तो इंजेक्शन हो गया। डाइजेशन का मतलब पाचन। अब देखिए पाचन कहाँ होगा? एलिमेंट्री कैनाल में, एक बोला एक बड़ा लेवल ले लिया। अब एलिमेंट्री कैनाल से खाना ब्लड के अंदर एंट्री करना एब्जॉर्प्शन। खाना आंतों से कहां पे? ब्लड के अंदर एंट्री करना अवशोषण से बोलते हैं, अवशोषण। अब देखिए अवशोषण कहाँ हो? अवशोषण कहाँ हो गया? ब्लड के अंदर हो गया। हाँ स्मॉल, लेकिन वो पहले खाका बना ले। एलिमेंट्री कैनाल मशीन से खाना अब कहाँ पहुंच गया? ब्लड में। ब्लड के अंदर खाना पहुंच जाने के बाद भी अभी आपका खाना नहीं हुआ बॉडी का, क्योंकि असली खाना कहाँ पर इस्तेमाल होगा? कहाँ पे? सेल के अंदर भाई। सेल भाई आपने मुंह में खा लिया, आपका डाइजेशन हुआ कहाँ? एलिमेंट्री कैनाल से। अब एलिमेंट्री कैनाल से खाना कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर। कहाँ? इसको क्या बोलेंगे? अब ब्लड के अंदर खाना तो पूरा दौड़ रहा है ना। अब खाना असली जो है खाने का कोशिका के अंदर यूज हो जाना, इस्तेमाल हो जाना, क्या होगा? स्वांगीकरण इसको बोला जाता है। एब्जॉर्प्शन बोला, एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण बोला जाता है। स्वांगीकरण हो गया कि जब कहते शुगर हो गई भैया के,
शुगर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? आपके ब्लड के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ गया है, ये तो हुआ। कम कब होगा? यही शुगर जब कोशिका के अंदर जाके बर्न हो जाएगी, जल जाएगी, अपने आप क्या होगा? यानी ये वाली क्रिया कम हो गई है ग्लूकोज की, तभी तो आपके ब्लड के अंदर शुगर बढ़ गई। अच्छा, हमारा हार्ट क्या है? ब्लड ही को तो पंपिंग करता है। अच्छा, ब्लड को पंपिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? हार्ट को साफ पानी, यानी साफ पानी। जब भैया किसी ब्लड के अंदर चीनी ज्यादा हो जाएगी तो ब्लड गाढ़ा होगा ना, गाढ़ा हो जाएगा। तो मशीन को पंपिंग करना है ताजा पानी। अब कचरा बेचारा, जब मशीन कचरा को पंपिंग करेगी तो क्या होगा? इसके ऊपर दबाव ज्यादा होगा, हार्ट क्या होगा? हार्ट के ऊपर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और धीरे धीरे हार्ट अटैक की बीमारी। आप समझ गए? जब वो तेजी से दबाएगी तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा। आप समझ गए? अब जो खाना खाया, जो भी खाना खाया, क्या सारा खाना आपका बॉडी मास बना दे रहा है? कोई भी खाना, कोई भी फैक्ट्री में जितना रिएक्टेड यानी जितना कच्चा पदार्थ रहता है, क्या सभी प्रोडक्ट बन जाता है? उसी तरह हमने जितना खाना खाया सभी हमारा एनर्जी और बायोमास तो नहीं बना पाता। जो वेस्ट बच जाता है उसको शरीर से बाहर निकाल देना। समझ गए बात? डाइजेशन में क्या हुआ? 5 पार्ट में विभाजित किया गया। सबसे पहले आप खाने को, डाइजेशन का मतलब खाद्य पदार्थों को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को उसके सबसे छोटे यूनिट पर तोड़ देना। किसकी मदद से टूटेगा? एंजाइम। अब खाद्य पदार्थ जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है, आहार नाल के अंदर है, खाद्य पदार्थ का एलिमेंट्री आहार नाल से ब्लड के अंदर एंट्री करना क्या हो गया? अवशोषण। अब ब्लड से प्रत्येक खाद्य पदार्थ को कोशिका के अंदर इस्तेमाल हो जाना क्या बोला गया? असली जो है खाद्य का यूज तो यही हो रहा है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आप बहुत खाना खा लीजिए, हर तरह से खा लीजिए। अगर खाद्य पदार्थ कोशिका के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो होगा क्या? आपका कचरा बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है एक्सरसाइज क्यों कहते हैं किया करो, क्यों कहते हैं दौड़ा करो? क्योंकि जब आप दौड़ोगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा? तेज होगा। और तेज होगा तो प्रत्येक कोशिका को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन और ज्यादा देती चली जाएगी ना। भाई जैसे आप दौड़ोगे तो हमारा हार्ट बीट तेज हुआ और हमारी ब्लड खून की रफ्तार क्या हुई? स्पीड हुई। और जितना ही तेजी से होगा उतना ही तेजी से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को यहाँ ज्यादा देते जाएंगे। और जब ज्यादा देंगे तो जितना आपके अंदर खाद्य पदार्थ मौजूद है उन सबको ऑक्सीजन जला देगा और पूरी तरह से उसको खत्म कर देगा। और क्या होगा? जब आदमी नहीं एक्सरसाइज करता है तो पूरा